बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हार्ट फेलियर। और हार्ट फेलियर की डेफिनेशन क्या है? इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू पम्प द ब्लड टू द होल बॉडी टू मेंटेन द परफ्यूजन्स। ठीक है, परफ्यूजन क्या होती है? ब्लड सप्लाई टूवर्ड्स द स्मॉल आर्टरियोल्स। अगर स्मॉल आर्टरियोल्स को ब्लड सप्लाई होगी तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि ऑर्गन्स के अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड नेटवर्क ऑफ आर्टरियोल्स होता है जो उसको ब्लड सप्लाई देता है, तो हमारे ऑर्गन के फंक्शन की ऑक्सीजन मेंटेन रहेगी तो उनके फंक्शन प्रिजर्व रहेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास जो है इनएबिलिटी ऑफ हार्ट हो जाए कि वो एडिक्वेटली ब्लड पंप नहीं कर रहा टूवर्ड्स द वेरियस ऑर्गन, स्पेशली टूवर्ड्स द हार्ट, तो इसे हम कहते हैं हार्ट फेलियर। ठीक है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें डिस्निया होता है, ऑर्थोपनिया। डिस्निया मतलब डिफ़िकल्टी या पेन ऑन द ब्रीदिंग। ठीक है, ऑर्थोपनिया मतलब कभी कभी सांस में दुश्वारी होना। ठीक है, फटीग होता है और S3 हार्ट साउंड्स, S3 गैलप्स मिलते हैं। जुगुलर वेनस प्रेशर रेज होता है, रेज JVP और पिटिंग एडिमा और एडिमा, ये सारे साइंस हैं हार्ट फेलियर के। सिंपली आप सब ने हार्ट फेलियर के पेशेंट देखे होंगे। हार्ट फेलियर में रेस JVP होता है, हार्ट फेलियर में एडिमा होता है, हार्ट फेलियर में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। ये 3 क्लासिक साइंस हैं, रेस JVP, एडिमा और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, इसके अलावा एग्जामिनेशन फॉर्म पे S3 गैलप्स मिलते हैं। ठीक है, अब हार्ट फेलियर, देयर आर 2 टाइप ऑफ हार्ट फेलियर, सिस्टोलिक डिसफंक्शन वाला और डायस्टोलिक डिसफंक्शन वाला। सबसे पहले सिस्टोलिक डिसफंक्शन क्या होता है? सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जब हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो इसे हम कहते हैं सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। ठीक है, सिस्टल मतलब कॉन्ट्रैक्शन पीरियड ऑफ हार्ट चैम्बर्स। तो व्हेनेवर देयर इज अ डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट इट कैन लीड टू द सिस्टोलिक डिसफंक्शन। अब इसकी वजह से क्या होता है कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो जाता है, इजेक्शन फ्रैक्शन भी डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, इजेक्शन फ्रैक्शन और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होते हैं? ओके, इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है? इजेक्शन फ्रैक्शन इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ द ब्लड इन द वेंट्रिकल एंड द अमाउंट ऑफ द ब्लड पंप आउट ऑफ द वेंट्रिकल। यानी कि हमारे हार्ट के पास जितना ब्लड गया था विया द सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कैवा, उसमें से कितना अमाउंट ऑफ ब्लड उसने बॉडी को दिया, तो दिस इज द इजेक्शन फ्रैक्शन। द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल एंड द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप टू द बॉडी। सही है, तो अगर नॉर्मल ये कितना होता है? और सो नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन जो होता है वो 55 से 70% होता है इन द हेल्दी पर्सन, और रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन होता है 40 to 50%, एंड वेरी लो इजेक्शन फ्रैक्शन एंड द पॉसिबल हार्ट फेलियर जो होता है उसमें कब होता है? जब इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 40% हो जाए। तो बेसिकली सिस्टोलिक ब्लड में क्या होता है कि अमाउंट ऑफ ब्लड तो सही रिसीव हो रहा है, लेकिन क्या होता है कि वो पंप नहीं होता। ठीक है, वो पूरी तरीके से बॉडी को पंप नहीं होता, यानी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होता है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो हार्ट के चारों चैम्बर्स के अंदर होता है। तो हार्ट के चारों चैम्बर्स के अंदर ब्लड ज़्यादा है लेकिन बॉडी से बाहर पंप नहीं हो रहा। सो देयर इज़ अ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन एंड देयर इज़ अ इंक्रीज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इन द सिस्टोलिक हार्ट फेलियर ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिफेक्ट। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्यों कॉम्प्रोमाइज़ होती है? बिकॉज ऑफ द इस्कीमिया। जब इस्कीमिक चेंजेस हार्ट में आने लगती हैं, अथीरोस्क्लोरोसिस होती है, स्मोकिंग की वजह से स्टिफ वेजल होती हैं, अल्कोहल की वजह से फाइब्रोसिस हो जाती है, तो ये सारी कंडीशन जो हैं वो आर्टरीज़ को और स्टिफ कर देती हैं और इस तरह से ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। जब ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, इस्कीमिया होता है, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी इफेक्ट होती है। जब हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इफेक्ट होती है तो हार्ट का एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि हार्ट पूरे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, इसलिए द अमाउंट ऑफ ब्लड रिसीव बाय द सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कैवा रिमेन्स इन द ब्लड एंड हेंस रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन, यानी हार्ट इज अनएबल टू पंप blood to the body. Okay. ओके, देन हमारे पास आता है डायस्टोलिक डिसफंक्शन। डायस्टोलिक डिसफंक्शन इज बेसिकली सेकेंडरी टू हाइपरट्रोफी होता है। ठीक है, और हाइपरट्रोफी होने के सारे कॉजेज मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताए थे कि हाइपरट्रोफी एथलीट्स के अंदर भी होती है, हाइपरट्रोफी एक्सेसिव फिजिकल वर्क यानी जिम ट्रेनर्स के अंदर भी होती है, हाइपरट्रोफी जो है वो प्लेयर्स के अंदर होती है, हाइपरट्रोफी उन सारी कंडीशंस में जिनको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होते हैं उनमें फाइब्रोसिस की वजह से होती है। इसके अलावा हीमोक्रोमेटोसिस, अमाइलोइडोसिस, इस तरह की कंडीशन में हाइपरट्रोफिक हार्ट होते हैं। तो जब हाइपरट्रोफिक हार्ट होता है तो वो ब्लड तो वो क्या करेगा, उसका अंदर से वेंट्रिकल्स का साइज ही रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, हाइपरट्रोफिक हार्ट का वेंट्रिकल्स का साइज ही रिड्यूस हो जाता है तो वो अमाउंट ऑफ ब्लड ही कम रिसीव करता है टू पम्प द ब्लड टू द बॉडी। ठीक है, तो डायस्टोलिक में क्या होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन प्रिजर्व रहता है, यानी कि जितना अमाउंट ब्लड का आ रहा है उतना ही बॉडी में जाता है, लेकिन अमाउंट इन द चैम्बर्स इज वेरी लो बिकॉज द हार्ट इज हाइपरट्रोफाइड एंड स्पेस
within the chamber is reduced. Okay, so this is the difference between the systolic heart function and the diastolic heart failure. Okay, अब हम हार्ट फेलियर को कैटेगराइज करते हैं राइट हार्ट फेलियर और लेफ्ट हार्ट फेलियर की बेसिस पे. ओके, लेफ्ट हार्ट फेलियर इज़ मोर कॉमन. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और ये पहले होता है, राइट हार्ट फेलियर बाद में होता है. तो इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो बहुत ही आसान है. ऑर्थोपनिया यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है कभी कभी, ऑर्थो मतलब कभी कभी, और पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्टनिया. इस तरह के पेशेंट को रात में अक्सर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है. ठीक है, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्टनिया. और दूसरा इसमें पेरिफेरल एडिमा होता है या पल्मोनरी एडिमा होता है. पल्मोनरी एडिमा को आप कैसे करोगे कि आप ऑस्कल्टेट करोगे तो आपको क्रैकल्स या जो क्रैप्स हैं वो नज़र आएंगे. ठीक है, तो ये साइंस होते हैं आपके लेफ्ट हार्ट फेलियर के. अब लेफ्ट हार्ट फेलियर में क्या होता है बेसिकली कि आपका जो वीनस रिटर्न होता है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है टुवर्ड्स द हार्ट, और हार्ट के चैम्बर्स में इतनी एबिलिटी नहीं होती कि उस वीनस रिटर्न को पंप कर सकें. पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया भी इसलिए होता है कि जब पेशेंट स्ट्रेट लाइन डाउन करता है तो सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है और स्ट्रोक वॉल्यूम और वीनस रिटर्न इंक्रीज होता है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम एडिक्वेट नहीं बनता था, यानी कि ब्लड सही तरीके से पंप नहीं हो पाता. और पल्मोनरी एडिमा रिटेंशन ऑफ फ्लूइड्स की वजह से या होता है. ठीक है, इसमें पल्मोनरी वीनस प्रेशर इंक्रीज होता है और ब्लड फ्लो और टुवर्ड्स द पल्मोनरी आर्टरीज इंक्रीज होता है. यू नीड टू रिमेंबर द थिंग्स के आपके साइंस ऑफ लेफ्ट हार्ट फेलियर एंड साइंस ऑफ राइट हार्ट फेलियर. लेफ्ट हार्ट फेलियर में ऑर्थोपनिया, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया और पल्मोनरी एडिमा. अब पल्मोनरी एडिमा में एक चीज़ लिखी हुई है कि हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेजेस. तो ये बेसिकली हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग होती है कि यहाँ पर पल्मोनरी एडिमा ड्यू टू सेकेंडरी टू हार्ट फेलियर में हमेशा हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेजेस नज़र आते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज ब्लड सप्लाई इन द पल्मोनरी वेजल्स. ठीक है, पल्मोनरी वेजल्स में ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है तो हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन ज़्यादा होती है, फिर हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेजेस भी उस जगह पर ज़्यादा होते हैं. देन साइंस ऑफ राइट हार्ट फेलियर. राइट हार्ट फेलियर के साइंस में हिपैटोमेगैली आपको मिलती है, रेज जेवीपी मिलती है और पेरिफेरल एडिमा मिलता है. ठीक है, हिपैटोमेगैली इसलिए मिलता है क्योंकि ज़्यादा हार्ट का बैक फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि हमारे पास जो है राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी जो है वो, या राइट वेंट्रिकल वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है तो वो पल्मोनरी एओर्टा को ज़्यादा ब्लड देता है जो कि हमारे पास शंट बैक करता है इन द पोर्टल सर्कुलेशन, जिसकी वजह से हेपेटिक कंजेशन या हिपैटोमेगैली होती है. ठीक है, अच्छा इसको नटमैग लिवर बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? इसको नटमैग लिवर बोलते हैं. व्हेनेवर देयर इज अ डिक्रीज कंजेशन इन द लिवर इट इज़ कॉल्ड नटमैग लिवर. ठीक है, इसकी मोटिलिटी अपीयरेंस आ जाती है, दिस इज़ कॉल्ड नटमैग लिवर. उसके बाद जो है जगलर वेनस प्रेशर जो होता है वो रेज हो जाता है राइट हार्ट फेलियर में बिकॉज राइट एट्रिया का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है. राइट एट्रिया में ब्लड बहुत ज़्यादा हो जाता है लेकिन उसकी पंपिंग एबिलिटी रिड्यूस हो जाती है. और पेरिफेरल एडिमा होता किस वजह से? फ्लूइड रिटेंशन की वजह से होता है. अच्छा जी, अब हमने हार्ट फेलियर पढ़ा और मैंने आपको ये बताया कि हार्ट फेलियर के अंदर डिक्रीज एबिलिटी टू पंप द ब्लड टू द बॉडी है, लेकिन एक टाइप ऑफ हार्ट फेलियर होता है जिसमें एबिलिटी टू पंप द ब्लड टू द बॉडी इंक्रीज. इसे हम बोलते हैं हाई कार्डिक आउटपुट हार्ट फेलियर. हाई कार्डिक आउटपुट हार्ट फेलियर में कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, और सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है. तो बेसिकली इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जैसे कि हाइपरथायरॉयडिक स्टेट में होती है, थायरोटॉक्सिकोसिस में होती है, थायामीन डेफिशिएंसी बेरी में होता है, सीवियर एनीमिया, ओबेसिटी और जो है वो ओबेसिटी और एडवांस लिवर सिरोसिस. ठीक है, एडवांस लिवर सिरोसिस और पैगेट डिजीज़ ऑफ द बोन. ये पांचों कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज़ अ टाइप ऑफ हार्ट फेलियर जिसमें हाई कार्डिक आउटपुट होता है और हाई कार्डिक आउटपुट में अनीमिया और बेरी थायरोटॉक्सिकोसिस एंड पैगेट डिजीज़ ऑफ बोन एंड लिवर सिरोसिस. ये 5 चीज़ें इस पे ऊपर क्वेश्चन आता है. एवरी दूसरे तीसरे पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शॉक. अच्छा, शॉक वो स्टेट होती है जिसमें हमारी बॉडी में फ्लूइड इतना कम हो जाता है कि वाइटल ऑर्गन के आर्टरियोल्स में ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है और लो परफ्यूजन हो जाती है. ठीक है, यानी लो परफ्यूजन इज बेसिकली व्हाट इज बेसिकली द ब्लड सप्लाई टू द स्मॉलर आर्टरियोल्स इन द ऑर्गन्स. ठीक है, तो इनएडिक्वेट ऑर्गन परफ्यूजन एंड डिलीवरी न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर द नॉर्मल टिश्यू एंड सेलुलर फंक्शन. ठीक है, इनिशियली मे बी रिवर्सिबल बट लाइफ थ्रेटनिंग इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉम्प्टली. तो बेसिकली शॉक
शॉक एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें हमारी बॉडी में इनएडिक्वेट वॉल्यूम हो जाता है और इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई हो जाती है टूवर्ड्स द वाइटल ऑर्गन। अब शॉक की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक एंड डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। हाइपोवोलेमिक के नाम से जाहिर है कि बॉडी में वॉल्यूम कम हो गया है, तो ब्लड लॉस वाली स्टेट होती है। जब देयर इज अ ब्लड लॉस स्टेट, हेमरेज में कोई भी हेमरेज हो जाए, ब्रेन इंटरनल ब्लीडिंग को हेमरेज कहते हैं और एक्सटर्नल ब्लीडिंग जो होती है वो ट्रॉमा से रिलेट करती है। तो व्हेनेवर देयर इज इंटरनल ब्लीडिंग, जैसे कि अपर जीआई ब्लीड होती है, आप सबने अपनी हाउस जॉब में कोई ना कोई केस अपर जीआई ब्लीड का देखा होगा या आईसी ब्लीड के देखे होंगे, इंट्राक्रेनियल ब्लीड जिसे हम कहते हैं दिमाग की रगें फट जाना, ठीक है। तो इस तरह के हेमरेज में भी मैसिव ब्लड लॉस हो जाता है, ठीक है। दूसरा डिहाइड्रेशन, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस और बर्न्स के सिनेरियो में भी क्या होता है कि आपकी जो स्किन होती है उसका बैरियर जो होता है वो लॉस हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर लॉस हो जाते हैं फ्रॉम द बॉडी। तो इस सिचुएशन में हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, यानी कि वॉल्यूम लॉस होता है, ब्लड लॉस होता है, वाटर लॉस होता है फ्रॉम द बॉडी। इसमें पेशेंट जो होता है उसमें कोल्ड एंड क्लमजी पेशेंट आपको मिलता है, क्योंकि जब भी बॉडी से वॉल्यूम लॉस होता है तो पेशेंट कोल्ड हो जाता है। अब जब बॉडी में वॉल्यूम ही कम है तो ये हार्ट का प्री लोड भी कम हो जाता है, ठीक है। व्हाट इज़ प्री लोड? प्री लोड इज़ बेसिकली द एक्सटेंशन एबिलिटी ऑफ द मायोकार्डियम, सही है। एक्सटेंशन एबिलिटी ऑफ द मायोकार्डियम इज कॉल्ड प्री लोड। तो इसमें हार्ट का प्रीलोड भी कम हो जाता है वॉल्यूम डिप्लीशन की वजह से, ठीक है। तो हमारे पास सेंट्रल वीनस प्रेशर भी कम हो जाता है, प्रीलोड भी कम हो जाता है। ये जो PCWP है ये हमारे पास प्रीलोड को शो करता है, तो प्रीलोड भी हार्ट का कम हो जाता है। और जब हार्ट के पास कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वॉल्यूम ही नहीं है और ब्लड ही नहीं है, तो इस तरह कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है, यानी अमाउंट पम्प टू द बॉडी इज़ ऑल्सो रिड्यूस। लेकिन सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, बिकॉज जब वॉल्यूम नहीं है बॉडी के अंदर तो फिर क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट होता है IV फ्लूइड्स, ठीक है। इस कंडीशन में हमें IV फ्लूइड्स दिए जाते हैं। बेसिकली आपने ये याद रखना है कि हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर जब बॉडी से ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, पेशेंट हाइपोवोलीमिया में चला जाता है, तो हार्ट को अमाउंट ऑफ ब्लड ही नहीं मिलता। तो जब अमाउंट ऑफ ब्लड ही नहीं मिलता तो उसका प्रीलोड कम होता है, उसकी एक्सटेंड होने की एबिलिटी कम होती है, उसकी कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी कम होती है, तो उसका कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या है इसमें? IV फ्लूइड्स देंगे। उसके बाद आता है कार्डियोजेनिक शॉक। तो कार्डियोजेनिक शॉक बेसिकली व्हेन देयर इज अ मायोकार्डियम इज इन्वॉल्व, जब आपके हार्ट की लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं, आपका हार्ट इज इट सेल्फ इन्वॉल्व होता है, तो दिस टाइप ऑफ शॉक इज कॉल्ड कार्डियोजेनिक शॉक। यानी कुछ ऐसा हो रहा है हार्ट के अंदर, ठीक है। अब वॉल्यूम का मसला नहीं है, अब हार्ट का मसला है कि कुछ ऐसा मसला हो रहा है हार्ट के अंदर कि जिसकी वजह से एडिक्वेट ऑफ अमाउंट ऑफ ब्लड इज नॉट पम्प टू द वेरियस ऑर्गन टू मेंटेन द परफ्यूजन, ठीक है। तो हमारे पास कार्डियोजेनिक शॉक होता है, ठीक है। कार्डियोजेनिक शॉक किस कंडीशन में होता है? एक्यूट MI में होता है, वल्वुलर डिसफंक्शंस में होता है, हार्ट फेलियर में होता है और एरिथमियाज की कंडीशन में होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी पेशेंट जो होता है वो कोल्ड क्लेम्सी होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें प्रीलोड इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि बॉडी तो एडिक्वेट फ्लूइड दे रही है टू द हार्ट। प्रीलोड इज एक्चुअली व्हाट? प्रीलोड इज द एक्सटेंशन एबिलिटी ऑफ द हार्ट। और एक्सटेंड हार्ट कैसे होता है कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम हार्ट के अंदर आएगा हार्ट उतना ज़्यादा एक्सटेंड होगा। तो बॉडी का सुपीरियर और वेना क्या हुआ और इन्फीरियर वेना क्या हुआ, तो एडिक्वेट वॉल्यूम लेकर हार्ट के पास आ रहे हैं, इसलिए प्रीलोड इंक्रीज होता है, लेकिन हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी जो है वो कमज़ोर हो जाती है। तो दिस इज हाउ प्रीलोड इंक्रीज इन द कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है। लेकिन क्योंकि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी नहीं है और सारा का सारा वॉल्यूम अंदर ही रह जाता है, एंडास्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है विद इन द हार्ट, तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कम हो जाता है, सही है। और इसके ट्रीटमेंट और सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस भी इसमें इंक्रीज़ हो जाती है। तो ओवरऑल और इसका ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, इसमें हम आइनोट्रॉप्स देते हैं ट्रीटमेंट में। क्यों? क्योंकि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी आइनोट्रॉप्स की मदद से मेंटेन रहती है। सो कार्डियोजेनिक शॉक का ट्रीटमेंट पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक? डोपामीन। रिमेंबर, डोपामीन इन्फ्यूजन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द कार्डियोजेनिक शॉक। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइपोवोलेमिक शॉक का ट्रीटमेंट क्या होता है? IV फ्लूइड्स। और कार्डियोजेनिक शॉक का ट्रीटमेंट क्या होता है? डोपामीन इन्फ्यूजन, ठीक है। डोपामीन इन्फ्यूजन और सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है डायूरेटिक। एक्चुअल ट्रीटमेंट होता है कार्डियोजेनिक शॉक का इज द डोपामीन, ठीक है। देन आता है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक।
ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में बेसिकली क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है विद इन द हार्ट, ठीक है। व्हेन देयर इज अ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन विद इन द हार्ट इट इज़ कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। और ये मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए आपने 3 T's को याद रखना है, टेंशन नीमोथोरेक्स और पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म एंड कार्डियक टैम्पोनाट, ठीक है। ये 3 T's को आपने याद रखना है फॉर द ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, कार्डियक टैम्पोनाट एंड थ्रोम्बो एम्बोलिज्म एंड टेंशन नीमोथोरेक्स, दीज आर द कॉजेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में भी क्या होता है कि प्रीलोड तो सही आ रहा है हार्ट के पास, ठीक है, यानी हार्ट का प्रीलोड इंक्रीज है, नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड रिसीव हो रहा है, बट ड्यू टू द मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हार्ट की पंपिंग एबिलिटी रिड्यूस हो गई है, तो कार्डिक आउटपुट इसमें कम हो जाता है। तो इस सारी सिचुएशन में फिर हम क्या करते हैं, अगर कार्डिक टेम्पोनाट होगा तो हम क्या करते हैं, पेरिकार्डियोसिंथेसिस करते हैं, और अगर टेंशन नीमोथोरेक्स होगी तो थोरैकोसिंथेसिस करेंगे, और अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा तो हम एंटीकोगुलेंट्स देकर इसकी जो है वो कोगुलेशन मेंटेन रखेंगे, ठीक है। तो ये इसका ट्रीटमेंट है, तीनों के ट्रीटमेंट बता दिए मैंने आपको। अब है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के कॉजेज़ क्या होते हैं, सेप्सिस, एनाफाइलेक्सिस, सीएनएस इंजरी। अब ऐसी कोई भी चीज़, ठीक है, सेप्सिस मतलब सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंड एनाफाइलेक्सिस मतलब समझेंगे एटोपिक एलर्जिक रिएक्शन इन द बॉडी, एंड सीएनएस इंजरी, इस सारी सिचुएशन में बॉडी की ब्लड वेजल्स विदाउट इन्वॉल्विंग द हार्ट जो है वो डायलेट हो जाती हैं, ठीक है। जब डायलेट हो जाती हैं बहुत ज़्यादा तो इसमें क्या है कि इट रिक्वायर्स मोर एंड मोर कार्डियक आउटपुट टू मेंटेन द ब्लड फ्लो थ्रू द वाइटल ऑर्गन्स, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्डियक आउटपुट चाहिए होता है टू मेंटेन द परफ्यूजन ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में क्या होता है, वेजोडाइलेशन, एक्सट्रीम वेजोडाइलेशन ऑफ द पेरिफ्रीज हो जाती है। इसमें भी हम क्या करते हैं, वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए इन द डायलेटेड वेजल्स हम आईवी फ्लूइड्स देते हैं और आइनोट्रोपिक सपोर्ट देते हैं एपिनेफ्रीन के थ्रू, क्योंकि सेप्टिक शॉक की जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज एपिनेफ्रीन, ठीक है। एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन आर द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ द सेप्टिक शॉक, ठीक है। उसके बाद हम एनाफाइलेक्सिस अगर हुई है तो फिर एनाफाइलेक्सिस को ट्रीट करने के लिए भी हम आईएम एपिनेफ्रीन देते हैं। एनाफाइलेक्सिस को ट्रीट करने के लिए हम आईएम एपिनेफ्रीन देते हैं, जबकि सेप्सिस को ट्रीट करने के लिए हम आईवी एपिनेफ्रीन देते हैं। यू नीड टू रिमेंबर दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।